नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रियांस एकेडमी में। देखिए, हमने बहुत सारे टॉपिक पढ़ लिए हैं। मैं नहीं कह सकता कि आप लगातार हमारे साथ साथ तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लिख कर तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या केवल वीडियो को देखते हैं। आप जो भी हम लिखवाते हैं उसको नोट करके रखा करें, जिससे कि आपको बार बार कोई वीडियो ना देखनी पड़े। इसलिए आप जब भी पढ़ा करें तब एक अपने पास एक नोटबुक और एक पेन लेकर बैठें, जिससे कि कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको नोट कर लिया जाए। तो देखिए, हमने शब्द पढ़े हैं, शब्दों के प्रकार पढ़े हैं अभी। अब हमारा जो आज का टॉपिक है वह है समास। समास और इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड। आपने कंपाउंड सेंटेंस पढ़ा होगा। कंपाउंड का मतलब होता है जोड़ना या जुड़ा हुआ। अब देखिए, समास क्या है। समास क्या है? देखिए, समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह अलग है। क्या है शाब्दिक अर्थ, वो देख लेते हैं। सम प्लस आस में तोड़ते हैं हम इसको, सम प्लस आस, जिसमें सम का अर्थ होता है यहां पर संक्षेप। संक्षेप, और हमारा जो आस का मतलब होता है वो होता है कथन। कथन या शब्द। अब समास को हम पूरे को एक बार में ही एक शब्द को देखते हैं तो क्या है, उसका आंसर क्या आता है, हमारा क्या अर्थ निकलता है? संक्षेप या संक्षिप्त, कथन या शब्द। संक्षेप, कथन या संक्षेप शब्द। ऐसा शब्द जो है तो संक्षेप में, यानी कि छोटा छोटा कथन एक शब्द में, लेकिन उसका जो अर्थ होता है वह बहुत बड़ा हो सकता है। अब देखिए, हम इसकी परिभाषा और देख लेते हैं समास की। समास की परिभाषा, समास की परिभाषा देख लेते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाला सार्थक शब्द समास कहलाता है। क्या कहलाता है? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाला एक सार्थक शब्द समास कहलाता है। और समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप या संक्षिप्त कथन या छोटा कथन। ऐसा कथन जिसको तोड़ने पर एक बड़ा सा या विस्तार पूर्वक अर्थ निकले। इतना भी विस्तार नहीं कि एक दो पेज भर जाएं। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या आता है और क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं। देखिए, समास को पढ़ने से पहले हम कुछ शब्दों के बात करते हैं। समस्त पद और सामासिक पद। देखिए, समस्त पद या सामासिक पद किसे कहते हैं? प्रत्येक शब्द जो समास विग्रह करने से पहले होता है, यानी कि समास विग्रह करने से पहले जो शब्द होता है वह सामासिक पद या समस्त पद कहलाता है।
यानी कि उसका हमने अभी खंडन ना किया हो, उसको तोड़ा न हो। अब देख लेते हैं इसमें हमारा एक आता है समास विग्रह भी बता देते हैं। समस्त पद को अलग अलग करना समास विग्रह कहलाता है। जब हम समस्त पद को अलग अलग कर देते हैं तो समास विग्रह कहलाता है। अब देखिए एक शब्द आता है, यहाँ बता देता हूं मैं। समास का जो विलोम होता है या तो समास विग्रह अन्यथा व्यास। समास का विलोम शब्द आ जाता है कभी कभी तो उसका व्यास भी होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। समास में दो पद होते हैं। दो पद होते हैं। पहला पद, पहले पद को पूर्व पद कहा जाता है और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। ये ध्यान रखने वाली बात है क्योंकि कभी कभी हम भूल जाते हैं कि उत्तर पद या प्रथम पद भी कहा जा सकता है, द्वितीय पद भी कहा जा सकता है, और ऐसे नहीं मिलेगा तो उत्तर पद और पूर्व पद के रूप में मिलेगा। अब पढ़ते हैं हम समास के प्रकार। समास के मुख्य 6 प्रकार होते हैं। समास के कितने प्रकार होते हैं? 6। देखिए कौन कौन से। नंबर 1 है हमारा अव्ययी भाव समास। नंबर 2 तत्पुरुष समास। नंबर 3 है हमारा कर्मधारय समास। नंबर 4 है द्विगु समास। नंबर 5 है द्वंद्व समास। एक और रह गया हमारा, कौन सा रह गया है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु और बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास। अब देखिए एक पॉइंट और आता है यहां पर। पदों की प्रधानता के आधार पर समास के मुख्य 4 प्रकार होते हैं। समास के अगर साधारण रूप से पूछा जाए समास कितने प्रकार के होते हैं तो 6 होते हैं। यदि पदों की प्रधानता के आधार पर कहे तो समास के जो भेद होते हैं वे होते हैं सिर्फ 4। अब देखिए ये 4 कौन कौन से हैं। वैसे तो हमारे ये 6 हैं, अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास है, द्वंद्व है, द्विगु है, कर्मधारय है, बहुव्रीहि है, लेकिन कौन से 2 कम हुए वो देख लेते हैं। पदों की प्रधानता के आधार पर, अब हमने अभी बताया इसमें 2 पद होते हैं, प्रथम पद और उत्तर पद, पूर्व पद या उत्तर पद। अब देखिए सबसे पहले अव्ययी भाव समास की बात कर लेते हैं हम। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। पूर्व पद प्रधान हो गया। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। और फ्रेंड्स तत्पुरुष में ही ये दोनों आते हैं। इन दोनों का भी उत्तर पद प्रधान होता है। इसीलिए
इन दोनों को तत्पुरुष समास में रख दिया गया है। पदों की प्रधानता के आधार पर इन दोनों को कर्मधारय और द्विगु समास को पदों की प्रधानता के आधार पर तत्पुरुष समास के अंतर्गत रख दिया गया है। अब द्वंद्व समास की बात कर लें। द्वंद्व समास का होता है दोनों पद प्रधान, दोनों पद प्रधान होते हैं। अब बहुब्रीहि समास की बात करें हम, दोनों पद अप्रधान या गौण लिखा हुआ आता है। गौण का मतलब होता है अप्रधान और प्रधान का विलोम शब्द भी होता है गौण। अब देखिए, जब हमने ये दोनों तत्पुरुष में रख दिए तो पदों की प्रधानता के आधार पर कितने बचे? 1, 2, 3 और 4। यहां से क्वेश्चन कैसे बनता है? कई बार आता है क्वेश्चन कि निम्नलिखित समास में से किस समास का पूर्व पद या प्रथम पद प्रधान होगा? तो वह होगा अव्ययी भाव का। क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन से समास का उत्तर पद प्रधान होगा? यदि केवल यही ऑप्शन है, इन दोनों के अलावा ये दोनों नहीं हैं, तब ये लगाएंगे, और यह नहीं है और इनमें से कोई ना, तीनों में से कोई ना कोई एक ऑप्शन अवश्य होगा। यहां से क्वेश्चन बनता है जिसके दोनों पद प्रधान हो वह क्या कहलाएगा? द्वंद्व, और जिसका कोई भी पद प्रधान न हो वो कहलाएगा बहुब्रीहि समास। अब चलते हैं, प्रत्येक को अलग अलग तरीके से सीखते हैं। समास के प्रकारों को डिटेल में जानेंगे। सबसे पहला हमारा है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, देखिए प्रत्येक समास की हमें परिभाषा भी याद होनी चाहिए, कभी कभी एग्जाम में आ जाती है और मैंने देखा है। अव्ययी भाव समास को यदि हम परिभाषा के रूप में बनाएं, सबसे पहले तो इसके शब्द से ही पता लग जाता है कि इस समास में पूर्व पद अव्यय या अविकारी, अविकारी होता है। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद हमारा क्या होता है? अविकारी होता है। और हमारा जो इसकी दूसरी वाली परिभाषा थी वह क्या थी हमारी? पूर्व पद तो हमारा हो गया अव्यय, लेकिन उत्तर पद नहीं, पूर्व पद ही प्रधान होता है। पूर्व पद अव्यय तो है ही है, लेकिन पूर्व पद हमारा प्रधान भी होता है। पहला पद अव्यय है, इसके साथ साथ पूर्व पद प्रधान होता है और कभी कभी पूर्व पद में पूर्व पद उपसर्ग होता है। पहला पद प्रधान तो है ही है और अव्यय भी है। हमने इसकी लास्ट वीडियो में देखा था, जाना था अव्यय किसे कहते हैं, अविकारी किसे कहते हैं। आप समझ गए होंगे देखते ही। अब देखिए इसकी कुछ पहचान की बात कर लेते हैं। इसके
पूर्व पद में। देखिए इसके पूर्व पद में कुछ शब्द आते हैं, वह है अनु, प्रति, आ, भर, हर, और आता है बे, और आता हमारा निर, ये देखिए कुछ शब्द इसमें अव्यय हैं और कुछ शब्द हमारे उपसर्ग हैं, और भी शब्द हैं, वो सभी एकदम याद नहीं आते। हाँ कुछ हैं, यथा, यावत आदि। पूर्व पद में हमारे उपसर्ग और अव्यय भी हो सकते हैं। अब देख लेते हैं कुछ उदाहरणों के आधार पर। उदाहरण है अनुसार, आजन्म, प्रतिदिन। देखिए यहां पर मैं एक बात और बताना भूल गया, कभी कभी इसमें शब्दों की आवृत्ति भी देखने को मिलती है, शब्दों की आवृत्ति भी होती है। किसकी? शब्दों की आवृत्ति भी होती है। अब देखिए अनुसार का मतलब होता है जो हमारा सार के साथ साथ चलता हो। अनु का वैसे मतलब पीछे होता है। आजन्म, जन्म से लेकर प्रतिदिन, दिन दिन या प्रत्येक दिन। और शब्द है भर है, इससे बना है भरपेट, पेट भरकर। वे है वे। अब देखिए बे से बेशर्म, बिना शर्म के, बिना शर्म के। देखिए और भी शब्द हैं, आपने ये शब्द काफी सुना होगा, बेवफा, बिना वफा के। यथा, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। तो देखिए दोस्तों ऐसे शब्द जिनके पूर्व पद में अव्यय हो और उपसर्ग भी हो सकता है और शब्दों की आवृत्ति भी हो सकती है, जैसे हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वह हमारे अव्ययी भाव समास की पहचान के लिए एक अच्छे पॉइंट्स हैं हमारे लिए। तो देखिए हमारा एक अव्ययी भाव समास क्लियर हो गया है। हमारा जो नेक्स्ट समास होगा वो नेक्स्ट वीडियो में ही होगा। तो चलिए देखिए, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यदि कोई मिस्टेक हो जाती है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स है, उसमें आप सही सॉल्यूशन और हमारी गलती का एहसास हमें दिला सकते हैं, क्योंकि मनुष्य जो इंसान है या मनुष्य है वो गलतियों का पुतला भी होता है। कभी कभी मिस्टेक हो जाती है टीचर से भी, और टीचर का कार्य केवल इतना होता है
कि बच्चे को सिर्फ एक सही मार्ग दिखाना, ये नहीं है कि वो घर पर भी उससे हाँ कि चलो भाई किताब लेके बैठो, हम इतना तो नहीं कर सकते आपके पास जाकर या किसी के पास भी जाकर। एक हमने क्लास 10th में कहावत भी सुनी थी, द टीचर इज द ग्रेटर देन द फादर बिकॉज द फादर गिव्स अस ओनली बॉडी बट द टीचर शोज अस वे ऑफ सोल्वेशन। इसका मतलब है एक टीचर यानी कि अध्यापक पिता से अधिक महान होता है। क्यों होता है? क्योंकि पिता हमें सिर्फ एक शरीर देता है, लेकिन एक गुरु हमें मोक्ष का द्वार दिखाता है। तो आप बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट समय में। नमस्कार।